हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम इंटर का जो लास्ट स्प्रिंग था, जो हमने कल जहां छोड़ा था वहीं से आज को हम पढ़ेंगे। और कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? लेखिका जो एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम होता है साहेब, उसके बचपन से लेकर के जब वो स्वयं अपना कूड़ा बीनने का काम करता था और फिर कूड़े बीनने के बाद वो एक जगह नौकरी करता है, तब तक का पूरा डिटेल उसके बारे में जानती हैं और साहब की कहानी वहीं पर हो जाती है खत्म। अब कहानी में एक नए लड़के की एंट्री होती है और उस नए लड़के का जो नाम है वो नाम है मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। आज हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे कि मुकेश कैसा था, क्या करना चाहता था, फिर दोनों में अंतर निकालेंगे। साहब और मुकेश में अंतर क्या था? अंतर है, साहब और मुकेश में अंतर है, लेकिन जब तक हम इसको पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। चलिए जान लेते हैं साहब और मुकेश के बारे में क्या क्या है। तो आज हम साहब तो पढ़ ही चुके हैं साहब के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अब मुकेश के बारे में। क्या कहता है? आई वॉन्ट, क्या कह रहा भाई? आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, या ऐसे भी करते वह कहता है। क्या कह रही है लेखिका? एक नए लड़के से मिलती हैं और उस नए लड़के का क्या नाम होता है? मुकेश। और जब मुकेश क्या कहता है मैडम मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ और किसी दिन आएगा कि मैं स्वयं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं स्वयं का मालिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये बातें मुकेश किससे कहता है? लेखिका से। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ या मैं पूछती हूँ, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आँखों में सीधे देखते हुए, मतलब मेरी आँखों में सीधे देखते हुए वह कहता है। लेखिका जब पूछती हैं कि भैया कहा तो कार चला ले, लेकिन कार के बारे में कुछ जान लो, तो उसने कहा नहीं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर सीख लूँगा। और जब उसने ये बातें कह रही थी तो वो आँखों में आँखें डाल करके क्या कर रहा था? बातें। तो ऐसे जो लोग बातें करते, देखिए वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। मतलब एक तरह से जो कहते हैं वो करते हैं, मान के चलिए। कभी भी किसी से बातें कीजिए आंखों में आंखें डाल के बातें। अगर कोई व्यक्ति सही है तो आपके आंखों में आंखें डाल करके बात कर लेगा, अगर तनिक भी वो गलत है, कोई कार्य कर रहा है, तो आपको पक्का आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा मुकेश? लेखिका से कह रहा मैं स्वयं का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं भले नहीं कुछ जानता हूँ मोटर मैकेनिक के बारे में तो या कार चलाने के बारे में, धीरे धीरे सीख लूँगा, फिर बन जाऊँगा। ठीक, आगे। अब आगे क्या होता है? हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिर्ज, उसका स्वप्न एक मृग मरीचिका की तरह है। एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन धूल भरी गलियों में। दैट फील्ड हिज टाउन, जो उसके कस्बे फिरोजाबाद में थी। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था।
अभी तक साहब के बारे में जब पढ़े थे तो साहब दिल्ली के सीमापुरी में थे। अब मुकेश कहाँ आ गए? फिरोजाबाद। कहाँ आ गए भैया? फिरोजाबाद। अब ये कह रहा है फिरोजाबाद के धूल भरी गलियों में रहते थे। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध था? चूड़ियों के लिए। था नहीं, है। अभी भी आप जीके में जाएंगे, जब आप बोर्ड के मतलब बोर्ड कह रहे हैं कंपटीशन के कई बार पेपर में पूछा गया कि चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद, यूपी में। ठीक, फिर क्या कह रहा है? एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजा में हर एक परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त था या व्यस्त है, था नहीं होगा, व्यस्त है या लगा हुआ है। मतलब फिरोजाबाद के हर परिवार के लोग चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त हैं या चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, या भारत का ग्लास का बहुत, ग्लास या कांच का, सॉरी कांच कर देंगे, ग्लास नहीं कहेंगे। इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, या भारत के कांच का एक बहुत बड़ा उद्योग का केंद्र है। where families had spent generation working around furnace, जहाँ पर परिवार अपनी पीढ़ियाँ भट्ठियों पर काम करते हुए बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे सारे देश के लिए या सभी लोगों के लिए ये चूड़ियाँ बनाने के लिए हैं। अब क्या कह रहा है पहले जान लेते हैं। अब कह रहा है, लेखिका कह रही है मुकेश कहाँ से संबंधित था? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद की गलियाँ जो धूल से भरी हुई थी। कह रही है कि फिरोजाबाद का हर एक परिवार वहाँ चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, और कुछ लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जा रही, वही चूड़ियाँ बनाना, बेचना, बनाना, बेचना। ठीक, अब वहाँ कई तरह मतलब कांच की जो एक फैक्ट्री भी है, जो भारत का एक केंद्र है, मतलब जो एक तरह से कांच मतलब कांच बनाने का एक फैक्ट्री भी है, वो उसका इंडस्ट्रियल एरिया केंद्र है। और फिर क्या कह रहा है, बहुत सी पीढ़ियाँ यहाँ वैसी भट्टियों पर उस चूड़ियों को बनाते हुए, जोड़ते हुए उनका पूरा कई मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जा रहा है। और जैसे ऐसा लगता है कि पूरे देश के चूड़ियाँ यहीं पर बनती हो, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश की चूड़ियाँ यहीं पर जब आप वहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और आगे, मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, क्या कह रहा है? मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार इज अमॉन्ग देम, उनमें से एक है। मतलब मुकेश का परिवार भी उनमें से क्या है? एक है। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, नो मतलब कोई भी नहीं जानता है, दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान पर कांच की भट्टियों पर बच्चों को कार्य करना अवैधानिक है या गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के सकरी कोठरियों में, दैट द लॉ इनफोर्स, यदि कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेस, तो वहाँ से 20,000 बच्चे भट्टियों से निकल जाएंगे या भट्टियों से दूर हो जाएंगे।
where they slog their daylight hour, जहाँ वे दिन के समय कठिन परिश्रम करते हैं, often losing the brightness of their eyes, और प्रायः उनके आँखों की रोशनी चली जाती है। क्या कह रहा है? कह रहा भैया कि मुकेश उसी परिवार से ताल्लुकात रखता है जिस परिवार के लोग चूड़ी बनाते हैं, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कह रहा है कि उस भट्ठी पर, मतलब जब भट्ठी पे बहुत गर्मी होती थी, मतलब वहाँ चाहे इलेक्ट्रॉनिक टाइप रहा, मतलब बहुत आग जब जलता था तो वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान पे कार्य करना एक तरह से क्या था, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और दूसरे उसमें बच्चे थे, तो बच्चों को तो ऐसे कार्य करने के लिए क्या थी, मनाही थी, या एक नियम है कि पहले 14 वर्ष शायद था, मतलब 14 वर्ष से नीचे या 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनको आप काम पे नहीं रख सकते। तो ये नियम के अकॉर्डिंग आप नहीं रख सकते थे, तो ये गैर कानूनी था। क्या कि अगर फोर्स किया जाए या मजबूर किया जाए तो ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है। वहाँ से लगभग कितने बच्चे निकल सकते थे? वहाँ काम करने वालों की संख्या कितनी थी? 20,000 बच्चे वहाँ से निकलते, ठीक। और कभी कभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत अधिक वहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, हवा की भी व्यवस्था नहीं थी, और जहाँ काम होता था वहाँ अंधेरा टाइप रहता था, तो इसीलिए उनके आंखों की रोशनी को भी खो जाने का डर रहता था। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में चमक है, एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जैसे ही वह मुझे घर ले जाने के लिए कहता है या घर चलने के लिए जिद करता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबुल्ड, जिसे वह बहुत ही अभिमान पूर्वक कहता है कि फिर से बनाया जा रहा है, या जो अभिमान पूर्वक कहता है कि उसका घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, हम वहाँ गंदे नालियों या गंदे रास्ते से गए। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कूड़े से भरा पड़ा था। पास्ट होम दैट रिमेन, हॉवेल्स विथ क्रम्बल्स वॉल, और जहाँ के घरों की दीवारें टूटी फूटी थीं। ओबी डोर्स, डगमगाते दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं। क्राउड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, वहाँ परिवार के लोगों का भीड़ था। एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमेल्स स्टेट, जहाँ पर लोग, आदमी और जानवर साथ साथ रहते थे। ही स्टॉप एट ए डोर ऑफ वन सच हाउस, वह उसी तरह के एक घर के पास रुक गया। बैंक्स ए ऊबी आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैरों से डगमगाते हुए एक दरवाजे को लात मारा। एंड पुशेस इज ओपन, और या धक्का देते हुए खुल गया। वी इंटर ए हाफ बुल्ट सैक्स, हम एक आधे बने हुए झोपड़े में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसकी एक तरफ, टैच्ड विथ डेड ग्रास, जो सूखी घास से बधी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, एक स्टोव पर। ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था। ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, जिस पर पालक की पत्तियां उबल रही थीं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेट रखे थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें बहुत कटी हुई सब्जियां थीं। ए फ्रेल यंग वोमेन, एक कमजोर महिला। इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, जो पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी या खाना बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, फिर भी उसकी आंखों में धुएं भर गए थे। शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। लंबा हो गया, अब समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मुकेश जो है लेखिका को जब कहता है कि चलिए मेरे घर,
और उसकी आंखों में एक चमक थी। बड़ा अच्छा लग रहा था उसको कि अगर मैडम मेरे घर चलती हैं। तो मैडम क्या करती हैं, लेखिका क्या करती है, उसके घर जाती हैं। तो रास्ते में जो कचरा कूड़ा था उसकी तरह की स्मेल आ रहा था, वही सब पटा वटा था वही इस पर। और जब उसने मतलब वो लेखिका जा रही थी तो देखी सबके घरों के दरवाजे टूटे फूटे दरवाजे थे, टूटे फूटे घर थे और डगमगाते दरवाजे। ओबली जो कह रहा, ओबली डगमगाते मतलब क्या, हल्का से पुश कर दो खुल जाए। अब ऐसे रहता था। वो गई गली में, एक ऐसे दरवाज़ा था, उसने लात ऐसे मारा भड्ड से, और जैसे भड्ड से लात मारा, कभी कभी आप लोग इस तरह दरवाज़ा भी खोलेंगे, जो सिटकनी लगती है उसको हटाए, उसके बाद में कोई किसी का दरवाज़ा थोड़ा सा टाइट है, पकड़ा हुआ है, आप ऐसे बहुत ज़ोर से लात मार देते हैं, ज़ोर से मारे, भड्ड से खुला। और जब खुला तो देखा टूटी फूटी दीवार थी, और उस दीवार के अंदर मतलब एक महिला वहाँ अंदर बैठी हुई थी, बहुत कमज़ोर थी, और वो एक बड़ा सा बर्तन स्टोव पे रखी थी जिसे पालक को वो उबाल रही थी। अब उसके आँख जो थे वो धुएं से भर चुके थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्लियर? चलिए और आगे। शी वॉज द वाइफ ऑफ भाई किसके, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स। मतलब चलिए क्या होता है, शी वॉज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, जो वर्षों में बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, उसे बहू के रूप में सम्मान मिलता था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर के मतलब उसे घर के बहू के रूप में सम्मान मिलता था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिस पर या उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, उसके पति, मुकेश एंड दियर फादर, और उसके पिता की। अब क्या कह रहा है, कह रहा है उस लड़की के बारे में, कह रहा है वो लड़की क्या, मुकेश की जो भाभी है, क्योंकि उसके बड़े भाई की पत्नी है कहा गया, तो वो क्या हो गई, भाभी। और उसे उस घर में एक बहू के रूप में सम्मान मिलता है जो एक बहू को मिलना चाहिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं कि बहू के रूप में आपको सम्मान दे दिया गया तो फिर आपका काम खत्म। वो क्या जिम्मेदारी है, उसके पति की जिम्मेदारी है, उसके देवर मतलब मुकेश की जिम्मेदारी है, मुकेश के पिता मतलब उसके ससुर, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या भाई, खाना बनाना, यही सब है जो एक जिम्मेदारी होता है। तो वही कह रहा है उसके ऊपर इन 3 लोगों का जिम्मेदारी है। When the older man enters, जब बड़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करता है, she gently withdraw behind the broken wall, वह साधारण रूप से टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि यह रीत रिवाज की मांग है, या जैसे कि यह एक परंपरा है। फिर क्या कह रहा है कि जब उसका ससुर कमरे में प्रवेश करता है या आता है, तो वह क्या करती है, दौड़ करके जहाँ टूटी हुई दीवार है मैंने उसके पीछे चली जाती है और सर पे ऐसे घूंघट करके वापस आ जाती है। या कभी कभी आप अपने गांव में देखिए, आप अपने घरों में देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी माता हैं और आपके जब बाबा जी आते हैं या आपके बड़े पापा आते हैं, तो कुछ लोग तुरंत जैसे देखेंगे सर पे पल्लू कर लेंगे। तो घर ही के नहीं, मोहल्ले के या पड़ोस के या गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े हैं, वो आपके घर से गुजर रहे हैं या सामने सामना हो गया फेस टू फेस, तब भी वो सर पे पल्लू। ये एक परंपरा थी, एक रीत रिवाज थी जो बहुत ही शोभनीय था। लेकिन शायद अब इस परंपरा को लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे, कुछ घरों में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और कुछ घरों में अभी भी पालन हो रहा है। तो नई नई जनरेशन्स हैं, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो वक्त पे छोड़ देते हैं। ठीक,
तो क्या होता है कि इस तरह से वो सम्मान के लिए क्या करती है, अपने ससुर के सम्मान के लिए क्या करती है, घूंघट कर लेती है जब भी वो प्रवेश करता है। As custom demands, daughter-in-law must veil her faces before male elders। जैसे कि एक रीति रिवाज है, जब कोई पुरुष या जब कोई उम्रदराज पुरुष कमरे में प्रवेश करता है या कोई प्रवेश करता है तो वह अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती है या बहू अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती है। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल्स मेकर, वह बड़ा व्यक्ति चूड़ी बनाने वाला एक गरीब है। डिस्पाइस लॉन्ग ईयर, बरसों पहले घृणात्मक रूप से ऑफ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करते हुए, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वह एक दर्जी था, देन ए बैंगल्स मेकर, तब वह एक चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोट ए हाउस, वह अपने घर को दोबारा बनाने में असफल रहा। सेंड हिज ट्यूशन टू स्कूल, मतलब वह अपने घर को दोबारा बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज टू टीच देम, और वह उन्हें किसी तरह से वह सब कुछ सिखाया। व्हाट ही नोज, वह जो कुछ जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। फिर क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि उसमें वही बताया गया कि भैया एक तरह से ये रिवाज था कि जब कोई जो घर की बहुएं होती थी, जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता था तो ऐसा वो कर लेती थी। यहाँ भी कहा जा रहा, अब उसके पिता की बात हो रही, मुकेश के पिता की, या उस महिला से रिलेटेड कहेंगे तो ससुर की। कह रहा जो बड़ा व्यक्ति था बेचारा बड़ा गरीब था, कठिन परिश्रम पहले करता था, लेकिन उससे पहले चूड़ी बनाने से पहले वो क्या करता था, टेलरिंग का काम करता था। बाद में वो चूड़ियाँ बनाने लगा और इतनी आमदनी नहीं होती थी, इतना पैसा नहीं बचा पर कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, तो नहीं भेजा बच्चों को स्कूल। और वो जो कुछ चूड़ियाँ बनाना जानता था उसने वही सब अपने बच्चों को क्या किया, सिखा दिया। ठीक, और फिर इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो होता क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कल, और हो सकता है कल आपका ये टॉपिक पूरा हो जाए खत्म। तो गाइज आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा उत्साह मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, और उस कार्य को हम थोड़ा सा दुगने मेहनत के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, और जो कुछ बचा हुआ है पैसेज उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।